हाँ जी, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग आप सभी को, सभी स्टूडेंट्स को सुप्रभात। और आज की क्लास में मैं वेद सोनी स्टार्ट करूंगा बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर सैलरी, सीए इंटर इनकम टैक्स का चैप्टर सैलरी हम स्टार्ट करेंगे। सर ये सैलरी की कौन सी वीडियो है बेटा? ये फर्स्ट वीडियो है। हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और जीरो से लेके जेड तक, 100 तक, ए से लेके जेड तक हम पहुंचने वाले हैं। जिसको कुछ भी सैलरी का नहीं आता, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, इसकी पार्ट पार्ट हम डालते रहेंगे और धीरे धीरे सारा कंप्लीट करेंगे। एग्जाम के अंदर सैलरी का क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। एग्जाम हो और सैलरी का ना हो क्वेश्चन, 1% भी ऐसा चांस नहीं है। 110% ताल ठोक के मैं कह सकता हूँ कि सैलरी का क्वेश्चन आता ही आता है। कम से कम 8 से 10 मार्क्स का वेटेज रखता है अकेला हेड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए करते हैं स्टार्ट। वर्ड है सैलरी। सैलरी समझते हैं आप क्या? वेतन। वेतन मतलब तनख्वाह। कौन देता है तनख्वाह? मालिक देता है। किसको मिलती है? नौकर को। सर ये मालिक और नौकर को आजकल क्या बोलते हैं बेटा? मालिक को बोला जाता है एम्प्लॉयर और नौकर को बोला जाता है एम्प्लॉई। और जो तुम वहाँ पे करते हो उसको एक नया नाम दिया गया है आजकल बेटा। पहले तो मजदूरी बोलते थे या नौकरी बोलते थे, आजकल बोलते हैं जॉब। फटाफट बताएं, जिसके पास काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयर। जो तुम्हें सैलरी देता है कौन है? एम्प्लॉयर। जिसको सैलरी मिलती है एम्प्लॉई। और तुम वहाँ क्या करते हो? जॉब करते हो, नौकरी करते हो, उसके बदले में तुम्हें क्या मिलता है? पैसा मिलता है। तो बहुत सा बेटा इंडिया के अंदर या वर्ल्ड वाइड जहाँ भी है, इनकम कमाने के आपको पता है कई तरीके होते हैं। कोई लोग रेंट से पैसा कमाता है, कोई बिजनेस से पैसा कमाता है, कोई कैपिटल एसेट को लेन देन करके पैसा कमाता है, और कोई लॉटरी से पैसा कमाता है। लेकिन बहुत बड़ा वर्ग, 100 में से ये लगा लो 60% लोग ऐसे हैं जो खुद बिजनेस नहीं करते, बिजनेस किसी और का होता है, वहाँ नौकरी करना पसंद करते हैं। तो एक बहुत बड़ा वर्ग बेटा नौकरी पेशा करता है, जो रिस्क खुद नहीं उठाता, पैसे खुद नहीं लगाता, किसी बने बनाए बिजनेस में जाके अपनी सर्विसेज देता है और बदले में पैसे ले लेता है। ऐसे बंदे को एम्प्लॉय बोलते हैं। चलिएगा, यहाँ तक की बात क्लियर होगी, आपको पता लग चुका होगा एम्प्लॉयर कौन है, एम्प्लॉय कौन है और सैलरी हेड का यहाँ पे क्या मतलब है। दूसरी बात बेटा, कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि कौन सी इनकम कौन से हेड के अंदर जाएगी। टैक्सेबिलिटी में वो गड़बड़ कर देते हैं। सैलरी के अंदर ध्यान से सुनिएगा बेटा, सैलरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कोई इनकम तभी आ सकती है जब मालिक और नौकर का संबंध हो। जब तक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता, जब तक ये रिश्ता क्या कहलाता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं होगा, आप वो पैसा सैलरी हेड के अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। सर कैसे? बेटा पढ़ाता तो मैं भी हूँ, मैं पढ़ाने वाला, पढ़ा रहा हूँ आपको, मतलब काम करने वाला मैं हूँ, आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग मुझे पैसे भी देते हैं। तो क्या मैं आपका एम्प्लॉय हुआ? नहीं, एम्प्लॉय नहीं हुआ। मैं कौन हूँ? मैं प्रोफेशनली आपको सर्विस दे रहा हूँ। सर फिर ये कैसे पता लगेगा आप एम्प्लॉय हो या नहीं? इसके बेटा आपको 2 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। क्लास के अंदर भी मैं डिस्कस करता था। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के अंदर हाउ टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, सब डिसाइड करेगा मालिक। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस के अंदर आप इंडिपेंडेंट होते हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू डिसाइड करेगा सर्विस देने वाला। तो मुझे क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कौन से नंबर पे पढ़ाना है, किस टाइम पढ़ाना है, ये मैं डिसाइड करता हूँ। तो हमारे बीच में बेटा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, हम सर्विस के लिए एक दूसरे के लिए जुड़े हैं। अगर मुझे कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, ये लोग आप डिसाइड करते और आप मुझे फिर हर महीने सैलरी देते, तो बेटा मैं आप लोगों का बन जाता एम्प्लॉई। उस टाइम होता कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। तो हमारे तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, लेकिन मालिक के और नौकर के, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है। फटाफट बताओ कि आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का मतलब समझ में आ गया? जी सर। अब तीसरी बात करते हैं बेटा, हम कुछ बेसिक चीज़ें इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि सैलरी में आगे दिक्कत ना आए। सर एक बात बताओ, एम्प्लॉयर जो भी अब ध्यान सुनना बेटा, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ भी दे, कुछ भी दे, और वो वैल्यूएबल है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है मैं टैक्स लूँगा जी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहीं ये नहीं लिख रखा कि आपको नगद वेतन मिलेगा या आपके बैंक में अकाउंट में सैलरी आएगी तो ही हम आपसे टैक्स लेंगे। ऐसे तो बेटा सब लोग टैक्स की चोरी कर जाएंगे। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कैश में या बैंक के माध्यम से सैलरी ना देके काइंड में देने स्टार्ट कर देगा, सोफा सेट दिलवा देगा, अनाज डलवा देगा, दालें डलवा देगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है? एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कुछ भी दिया, कुछ भी दिया, चाहे काइंड दिया, चाहे कैश दिया, चाहे फैसिलिटी दी, चाहे अलाउंस दी, चाहे परक्विजिट दी, चाहे सुविधाएं दी, कुछ भी दिया, वो वैल्यू निकाल के हम टैक्स ले लेंगे। तो यहाँ से एक बात क्लियर कट है कि सिर्फ सैलरी नहीं, सैलरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें टैक्सेबल होने वाली हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे इनकम टैक्स का स्कोप बढ़ता गया, सब कुछ को सैलरी के अंदर लपेट लिया गया। जी सर। सैलरी के नोट्स मैंने पीडीएफ फॉर्म में बना के आप लोगों को पहले ही भेज दिए हैं। चलिए हम आगे की वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब फटाफट स्क्रीन पर देखते जाएंगे और हम बातें करते चले जाएंगे। जहाँ डिस्कस करने की जरूरत होगी बेटा मैं आपसे डिस्कस करूँगा। फर्स्ट प्रिंसिपल, सैलरी हेड के अंदर देयर मस्ट बी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए, ये आपको पता है।
इसका कुछ एग्जांपल मैंने साथ के साथ दे दी। अगर एक कमीशन मिलता है किसी डायरेक्टर को कंपनी से, अभी सर सैलरी हेड में जाएगा, कहाँ जाएगा? अगर ये डायरेक्टर वहाँ का एम्प्लॉय तो है तो उसकी सैलरी, और एम्प्लॉय नहीं है, इंडिपेंडेंट बेस पे काम करता है, तो इसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है सर कॉलेज में एक लेक्चरर है, लेक्चरर को सैलरी मिलती है तो बेटा सैलरी हेड में टैक्सेबल है। लेकिन सर वो पेपर सेट करता है, यूनिवर्सिटी से पेपर आया, पेपर चेक करने के लिए उसको कुछ पैसे मिल गए, इस काम के लिए वो नौकरी नहीं करता बेटा, ये उसका साइड बिजनेस है, ये उसकी एक्स्ट्रा इनकम है, तो ये कहाँ चली जाएगी बेटा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। सर ये आप क्यों बता रहे हो बेटा? कुछ लोगों को ये ही नहीं पता होता कि ये इनकम सैलरी के अंदर टैक्सेबल भी है या नहीं। जो इनकम सैलरी में टैक्सेबल ही नहीं है और उसको भी हम यहाँ टैक्सेबल कर देंगे तो मामला क्या हो जाएगा? खराब चलेगा। थंब रूल क्या है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता होना चाहिए, जायज़ नहीं नाजायज़ नहीं, जायज़। सेकंड प्रिंसिपल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की दूसरी खास बात क्या है? वो क्या बोलता है? सैलरी मिली चाहे नहीं मिली, ड्यू हो गई ना, ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। अगर आपको पहले मिल गई तो पहले टैक्स देना पड़ेगा, मिली नहीं है, ड्यू हो गई, ड्यू तो होगी, कभी ना कभी मिलेगी, तो हमें क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। तो सेकंड प्रिंसिपल है सैलरी ड्यू एंड रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, जो भी इन दोनों में से जल्दी हो जाएगा आपके ऊपर टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। थर्ड पॉइंट, ये छोटे छोटे पॉइंट बेटा मैंने इसलिए इनकॉर्पोरेट करे हैं, मैं पहले नहीं इनकॉर्पोरेट करता था क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, 30 मार्क्स हैं, तो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव में फंस जाता है क्वेश्चन। सैलरी फोरगोन बाय एम्प्लॉय और सैलरी सरेंडर बाय एम्प्लॉय, दोनों में फ़र्क है बेटा, एक है फोरगोन बाय एम्प्लॉय और एक सरेंडर बाय एम्प्लॉय। सैलरी मेरे को मिली और उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया कि जाओ, मैंने इसको दान कर दिया, वट एवर जो भी किया, या मैंने लिया ही नहीं है, वापस पकड़ा दी। एक बार सैलरी एक्रू अगर आपको हो गई, रिसीव्ड की तो बात छोड़िए, अगर एक्रू आपके पास हो गई तो टैक्सेबल आप हैं, चाहे आप सैलरी का एप्लीकेशन कुछ भी करें, उस सैलरी को दान में दें, वट एवर जहाँ भी करें, टैक्स आपको देना पड़ेगा। एक्रू ही मत होने दें। सैलरी मेरे को मिलने से पहले ही मैंने लिख दिया था, मैंने मेरी सारी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफेंस ओरिएंटेड मामले में सरेंडर करता हूँ, मुझे सैलरी फिर एक्रू ही नहीं होगी, एक्रू नहीं होगी तो टैक्स नहीं देंगे। तो सैलरी अगर आपने सरेंडर कर रखी है तो सैलरी आपको एक्रू नहीं होती, एक्रू नहीं होती टैक्स भी नहीं देना। लेकिन अगर सैलरी एक्रू होने के बाद आप छोड़ते हैं, बाद में आप सरेंडर करते हैं, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। चलिएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस क्या होता है? ऑफ सर्विस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन होता है, और फॉर सर्विस में सर्विस प्रोवाइडर, जैसे मैं हूँ सर्विस प्रोवाइडर और आप हैं सर्विस रिसीवर, बेटा इस चीज़ का संबंध होता है। ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। सर सैलरी में वो और भी फंसा सकता है, एग्जामिनर बेटा तरह तरह की चालें यूज़ करता है आपको घुमाने के लिए। वो वर्ड यूज़ करेगा एरियर ऑफ सैलरी, वर्ड यूज़ करेगा एडवांस सैलरी, और वर्ड यूज़ करेगा एडवांस अगेंस्ट सैलरी। जो तीसरे नंबर पे बोला मैंने, ये सबसे खतरनाक बेटा, तीसरे नंबर पे मैंने जो बोल दिया ये बहुत 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 खतरनाक है। सर कैसे? एरियर ऑफ सैलरी पुराने टाइम की सैलरी थी, आपको सैलरी हेड में मिली है, टैक्सेबल है। एडवांस सैलरी आपने मालिक से पहले सैलरी ले ली एडवांस में, तो रिसिप्ट बेस पे टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन एडवांस अगेंस्ट सैलरी बेटा लोन होता है, वो सैलरी होती ही नहीं। एडवांस अगेंस्ट सैलरी, जैसे मैं किसी के पास जॉब करता हूँ, मैं मालिक के पास गया कि सर मुझे 50,000 रुपये दे दो, और ये जो पैसे लिए हैं मेरी इससे, अगर मैं पैसे ना लौटाऊँ तो मेरी सैलरी से काट लेना। तो गारंटी में मैंने क्या रख दी यहाँ पे? अपनी सैलरी रख दी थी। इसको बोलते हैं बेटा एडवांस अगेंस्ट सैलरी। तो ये लोन होता है, ये सैलरी नहीं होता, ये आपकी लाइबिलिटी होती है, ये आपकी इनकम नहीं होती। इसको सैलरी हेड में टैक्सेबल मत करना, मत करना, मत करना। कुछ चीज़ें सैलरी जिनको बोलना ठीक नहीं लगता, उनको बोलते हैं प्रॉफिट इन ले ऑफ सैलरी। सैलरी की जगह पे प्रॉफिट दिया जाता है तो उसको सैलरी तो कह नहीं सकते, तो नॉट एप्रोप्रिएट टू से सैलरी, उनको सैलरी तो नहीं कह सकते, उनको बोलते हैं प्रॉफिट्स इन लियो ऑफ सैलरी। सैलरी की जगह पे कुछ और, जैसे बंदा रिटायरमेंट होके जा रहा है तो उसको पैसा दे दिया, रिटायरमेंट बेनिफिट बोल दिए। किसी बंदे को निकाल रहे हैं तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन दे दिया, किसी को ग्रेचुटी का पैसा दे दिया। तो कहते हैं ना, जब कोई रिटायरमेंट आता है मोटे पैसे लेके आया है, तो बेटा उस टाइम पे बहुत सारे पैसे मिलते हैं, उनको सैलरी नहीं बोलते, प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी बोलते हैं। सैलरी की जगह पे कुछ और। चलिएगा आगे चलते हैं, मीनिंग पढ़ते हैं। सर ये मीनिंग यहाँ कैसे घुसा दिया आपने? बेटा हम सैलरी जब पढ़ेंगे ना, तो सैलरी का मीनिंग जब हम टैक्सेबल क्वेश्चन करेंगे तो हर जगह सैलरी के अंदर सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बता रहा हूँ, सैलरी का मीनिंग चेंज होता है। अगर मैं निकाल रहा हूँ कि इस चीज़ का बेनिफिट, तो यहाँ पे सैलरी में हो सकता है बेसिक सैलरी प्लस अलाउंस जोड़ दिया जाए। दूसरी जगह मैं सैलरी जोड़ रहा हूँ तो वहाँ हो सकता है सैलरी का मीनिंग कुछ और हो। तो सैलरी का मीनिंग क्या है, ये डिफरेंट होता है। उसको याद करने का हमारे पास ट्रिक एंड टेक्निक है, वो हम आपको बताएंगे। तो कई बार सैलरी में, सैलरी को जब फैमिली का यूज़ आता है कि वो बंदा, जैसे बेटा मालिक ने, ध्यान सुनो यहाँ पे फैमिली का जिक्र क्यों हुआ है। कई बार मालिक हमें बेनिफिट ना दे के हमारी फैमिली को देता है, तो ऐसे में एम्प्लॉय बोलता मुझे तो कुछ मिला ही नहीं,
तो मैं टैक्स क्यों दूँ? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत चालू है, वो क्या बोलता है, तुझे नहीं मिला, तेरी फैमिली को तो मिला होगा, तेरी फैमिली को मिला हो या तेरे मेंबर ऑफ हाउस होल्ड को मिला हो। ये मेंबर ऑफ हाउस होल्ड और फैमिली में थोड़ा सा फर्क होता है, ये मैंने इस चार्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया। मेंबर ऑफ हाउस होल्ड के अंदर आपकी स्पाउस होती है बेटा जीवन साथी, आप आपकी वाइफ के लिए, वाइफ अपने हस्बैंड के लिए, ये दोनों क्या होते हैं आपस में जीवन साथी का संबंध होता है। आपके चिल्ड्रन की स्पाउस मतलब पुत्र वधू वगैरह सब आगे, पेरेंट्स मम्मी पापा, कोई भी बंदा जो आपके घर पे डिपेंडेंट है और एम्प्लॉय पे जो डिपेंडेंट है वो, और आपके घर के नौकर चाकर भी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड ही माने जाते हैं। फैमिली के अंदर बेटा सर्वेंट्स वगैरह इंक्लूड नहीं होंगे, स्पाउस है, चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय है, पेरेंट्स हैं, ब्रव है, सिस्टर है, और होली और मेनली जो बंदा पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर भी वो हैं जो होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल हैं, तभी वो फैमिली की डेफिनेशन में है। अदरवाइज फैमिली में मैं, मेरे स्पाउस और मेरे बच्चे आएंगे और कोई नहीं आता। चलिएगा, व्हेन द सैलरी बिकम ड्यू, सैलरी का क्वेश्चन करने के लिए कई बार एग्जामिनर इसके अंदर और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है। वो क्या करता है, सैलरी ड्यू कब होती है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है लास्ट डे ऑफ द मंथ और फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, दोनों की वजह से बेटा क्वेश्चन के पेपर के आंसर में चेंज आ जाएगा, तो आपको बड़े प्यार से पढ़ना है। वहाँ पे सैलरी ड्यू कब होती है, व्हेन द सैलरी बिकम ड्यू, सैलरी ड्यू कब होती है, लास्ट डे ऑफ द मंथ, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, लास्ट डे। अब अच्छा ये बताओ, हमारा साल कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है, अप्रैल टू मार्च चलता है, आपको पता है। अगर सैलरी इसी महीने की इसी महीने ड्यू हो जाती है, अप्रैल की सैलरी अप्रैल में ड्यू हो गई तो अप्रैल में ही टैक्सेबल हो जाएगी बेटा। तो अप्रैल टू मार्च अगर इसी महीने की सैलरी इसी महीने ड्यू हो जाती है तो आपको साल कौन सा लेना है बंदे का, अप्रैल टू मार्च लेना है। लेकिन अगर आपकी सैलरी इस महीने की अगले महीने जाके ड्यू होती है तो फिर आपको साल जो लेना है वो डिफरेंट लेना है। बताओ, अप्रैल की तो अप्रैल से हमारा साल स्टार्ट होता है, अप्रैल की तो जाके ड्यू होगी किस में, मार्च में, सॉरी मई में, लेकिन अप्रैल से पहले क्या था, मार्च था। तो मार्च की सैलरी अप्रैल में ड्यू हुई होगी, तो हमें साल कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, मार्च से। जो हमारे साल में ड्यू हुआ होगा तो वहाँ हमें पीरियड उठाना पड़ेगा मार्च से, और मार्च से ले जाके हम इसको फेब तक ही लेके जाएंगे। बताओ क्यों, क्योंकि फेब की सैलरी तो फिर आगे ड्यू होगी ना, इसलिए फिर वहाँ तक का ही हमें मामला क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। मार्च को हम एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि मार्च की सैलरी अप्रैल में मिलेगी, तो पीरियड क्या लेना है, फेब टू मार्च। जिन लोगों को लॉजिक समझ में नहीं आता, वैसे तो बड़ा सिंपल था लेकिन वो रट लें। अगर सैलरी है लास्ट डे ऑफ द मंथ, मैं क्लास में दोनों तरीके से पढ़ाता हूँ बेटा, लॉजिक भी बता देता हूँ। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, झाड़ूबाज होते हैं, क्या बोलते हैं, सर इतना कौन याद रखे, सीधा बताओ, लास्ट डे अगर होगा इसी महीने की, इस महीने तो सेल क्या लेना है, अप्रैल टू मार्च, और अगर इस महीने की अगले महीने होते होंगे तो हम पीरियड क्या लेंगे, मार्च टू फेब। ओके, ये है बेटा पूरे एम्प्लॉय का कार्यकाल। किसी न किसी दिन उस बंदे ने क्या किया होगा बेटा, ज्वाइन किया होगा। तो मैंने ज्वाइन की डेट, कोई बंदा कभी ना कभी कंपनी को ज्वाइन करता तो यहाँ से उसने ज्वाइन किया, कभी ना कभी तो रिटायर भी आएगा, तो बीच में उसने रिटायर हो गया। तो रिटायर होने से पहले का पीरियड, मैं एक बार पेंसिल उठा लेता हूँ, चलेगा। रिटायर होने से पहले का ये जो पीरियड है, ये कौन सा बेटा, ड्यूरिंग सर्विस, जो काम करता था। कलर भी चेंज कर लेता हूँ मैं, रेड। रिटायर होने के बाद का जो पीरियड है इसको बोलते हैं बेटा आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायर होने से पहले क्या है, ड्यूरिंग सर्विस, जब वो काम करता था। रिटायर होने के बाद क्या बेटा, आफ्टर रिटायरमेंट। फिर कभी ना कभी उसकी डेथ भी हो जाती है। तो बेटा ज्वाइन से लेके जब उसने कंपनी ज्वाइन की थी और रिटायरमेंट तक का टाइम ड्यूरिंग सर्विस। ड्यूरिंग सर्विस जब होता है तो उसको क्या क्या मिलता है, और रिटायरमेंट के बाद उसको कुछ और टाइप की बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे मैंने नीचे बता रखा है। जब काम करता है उस टाइम उसको सैलरी मिलती है बेटा, बोनस मिलता है, अलाउंसेस मिलते हैं। अलाउंसेस क्या होते हैं आगे डिटेल में बताऊंगा आज की क्लास में, अलाउंसेस क्या होते हैं। परक्यूजिट्स मिलते हैं, समझ लो अलाउंसेस कैश में मिलते हैं मोस्टली। सैलरी ना दे के कोई खर्चा करने के लिए आपको कैश में बेनिफिट दे दिया। जैसे मुझे भूख लगी थी, अब आई गई तो बात में थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बाकी तो डिटेल में कराऊंगा। मुझे भूख लगी थी, अब मालिक के पास दो ऑप्शन है, या तो मुझे थाली मंगवा के देते और या मुझे 200 रुपये दे के बोल दीजिए खाना खा के आ जाओ। अगर उसने मुझे 200 रुपये पकड़ा दिए तो उसने मुझे दिया फूड अलाउंस, लेकिन उसने मुझे बता दिया मेरे नाम से एक होटल चलता है, वहाँ जाके खाना खा के आ जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं है। ना तो मुझे पैसा दिया लेकिन खाने की फैसिलिटी दे दी, उसको बोलते हैं परक्यूजिट्स। समझ में आया। अलाउंसेस बेटा 99% आपको कैश में दिए जाते हैं और परक्यूजिट्स आपको 99% काइंड में दिए जाते हैं। जी सर। तो जब आप काम करते हैं मालिक के पास, जब आप जवान होते हैं काम करते हैं तो आपको सैलरी मिलता है, ज़्यादा काम करेंगे बोनस मिलेगा कैश में, और बेनिफिट्स जिनको बोलते हैं अलाउंसेस मिलेंगे। अलाउंसेस की हिंदी होती है बेटा भत्ता, क्या बोलते हैं भत्ता। परक्यूजिट्स मिलेंगे, परक्यूजिट्स की हिंदी होती है अनुलाभ, एंड अदर बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं। लेकिन जब आप रिटायर हो जाते हैं, रिटायरमेंट के टाइम पे आपको रिटायरमेंट कंपनसेशन मिलता है।
अगर आपको निकाला गया है तो आपको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिलता है। पीएफ जो आपका कटता था आपको प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलता है। ये जो टर्म आ रही है ना बेटा, रिटायरमेंट, रिट्रेंचमेंट, घबराए नहीं, आगे जाके इनको पूरा डिटेल्ड है, रिटायरमेंट क्या होता है, रिट्रेंचमेंट क्या होता है, प्रोविडेंट फंड क्या होता है, तो सारा डिटेल्स में आने वाला। जैसे अलाउंसेज एंड परक्विजिट्स का डिटेल आएगा, पेंशन आपको मिलती है, ग्रेचुटी आपको मिलती है। कभी आपने सुना है रिटायरमेंट से पहले पेंशन आने लगी? आप सुनते हैं ना बेटा, एक पेंशन कॉमन वर्ड है। रिटायरमेंट के बाद क्या आती है? पेंशन आती है। तो ग्रेचुटी मिलती है, लीव एनकैशमेंट मिलती है। आप भी समझने के लिए पूरी एम्प्लॉय के कार्यकाल को ऐसे ही बांटना। रिटायरमेंट से पहले जब काम करता था उसको बोलते हैं ड्यूरिंग सर्विस, रिटायरमेंट के बाद बोलते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। काम करते टाइम कुछ अलग टाइप की चीज़ें मिलती है, जैसे सैलरी, बोनस, कमीशन एटसेट्रा। रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट बेनिफिट, रिट्रेंचमेंट, पीएफ, ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट, पेंशन एटसेट्रा एटसेट्रा। जी सर। अब हम स्टार्ट करेंगे अलाउंसेस। चलिए, अलाउंसेस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो को रिकॉर्ड कर देता हूँ ताकि अलाउंसेस सारे एक जगह पे आपके अच्छी तरीके से हो जाएं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।